हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पे। दोस्तों, यूथ पब्लिकेशन की इस सीरीज़ में आज मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ आपके समक्ष सामान्य विज्ञान की सीरीज़ को लेकर, जिसमें हम लोग जीव विज्ञान का डिस्कशन करने वाले हैं। और जीव विज्ञान में भी हम लोग पौधों में परिवहन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं एवं पादप हार्मोन्स, इन सबसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सबका हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहें एवं इसका लाभ उठाएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है। तो अंकुरण के समय जो मूलांकुर होता है उससे हमारा जड़ भाग जो क्या होता है, विकसित होता है, एवं जो प्रांकुर होता है उससे तना का विकास होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहा जाता है। तो जड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें लंबे रोम जैसे कुछ भाग पाए जाते हैं, उसको हम लोग रूट हेयर के नाम से जानते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पौधे के वनस्पतिक भाग को क्या कहा जाता है। तो पौधे के वनस्पतिक भाग जो है वो जड़, तना एवं पत्ती होते हैं। इन तीनों को पौधों के वनस्पतिक भाग के रूप में जाना जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तना से है, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो क्या है। यह जो है एक भूमिगत तना होता है। अदरक क्या होता है, एक भूमिगत तना होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हम आलू के पौधे को कौन सा भाग खाते हैं। तो आलू के पौधे का हम तना खाते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पत्ती से संबंधित है, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनें। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी एवं निचली परत जो होती है वो भोजन का संश्लेषण करती है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है। जो पौधों का पत्तियां होती हैं वो गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रंध्र स्थित होते हैं। रंध्र कहाँ स्थित होते हैं। तो रंध्र जो होता है वो पत्तियों में स्थित होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हमारा फ्लावर पुष्प से संबंधित है। प्रश्न है, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। तो उसको जो है बीजांड कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश फूल का एक मादा प्रजनन अंग होता है। फूल के मादा प्रजनन अंग को किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम लोग स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। और यदि जो पुरुष मादा जनन अंग। अगला प्रश्न है हमारा, डैश अंडप का एक भाग नहीं है। अंडप का कौन सा एक भाग नहीं है। पुंकेसर जो है वो अंडप का भाग नहीं है, जबकि वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं एस्टाइल ये सभी क्या है, अंडप का भाग होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषण तत्व है। तो आयरन जो है वो फलीय पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश ये पुंकेसर भाग हैं। तो पुंकेसर भाग कौन है, परागकोश एवं पुतंतु जो है वो पुंकेसर के भाग हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डैश एक लिंगी पुष्प होता है। तो जो पपीता होता है वो एक लिंगी पुष्प होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डैश को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। तो जो सरसों होता है उसको उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश एक उभयलिंगी पुष्प होता है। जो सरसों होता है वो उभयलिंगी पुष्प होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूल के नर प्रजनन भाग को डैश कहा जाता है। फूल का जो नर प्रजनन भाग होता है उसको पुंकेसर के नाम से जानते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फूल के हिस्से जिस आधार पर अवस्थित होते हैं उसको क्या कहा जाता है। फूल जो होता है एक आधार होता है उस पर अवस्थित होता है, उसको जो हम लोग पुष्पासन के नाम से जानते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, परागकण किसमें पाया जाता है। तो जो परागकोश होता है उसमें परागकण पाए जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है। तो
सरसों जो है उभयलिंगी फूल, अभी हम ऊपर इसका डिस्कशन किए हैं। लो चलिए आइए, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है? तो जो कार्पेल जो होता है वह पुष्प के मध्य में स्थित होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, एक पुष्प के प्रजनन का भाग कौन सा है? तो एक पुष्प के प्रजनन के भाग जो है वो पुंकेसर एवं कार्पल्स होते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा होता है? तो प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, पुष्प में स्त्रीकेसर एवं शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? तो पुष्प में जो स्त्रीकेसर होते हैं एवं उसके शीर्ष भाग को वर्तिकाग्र कहा जाता है, स्टिग्मा कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, पुष्पों का मदा जनन अंग कहलाता है। पुष्पों का मदा जनन अंग जो है वो कार्पल्स कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, डैश पौधों का नर प्रजनन अंग होता है? जो पुंकेसर होता है वो पौधों का नर प्रजनन अंग होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति जनन में हिस्सा नहीं लेता है? तो जो फूल होता है वह वनस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, फल से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं? तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परांकुर। अगला प्रश्न है हमारा, डैश बीज के 3 भाग होते हैं। बीज के कौन कौन से 3 भाग होते हैं? तो बीजपत्र, मूलांकुर एवं परांकुर जो होता है वो बीज के 3 भाग होते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के डैश में संग्रहित रखते हैं। तो कोटिलोडेन जो होता है उसमें उसको संग्रहित रखते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, डैश पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो जो बीजपत्र होता है वो पौधों के बीच में क्या करता है? खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, टमाटर क्या है? तो टमाटर जो है एक प्रकार का फल है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो जो टमाटर है उसको फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? तो बहुबीजी फल कौन सा नहीं है? लीची जो है बहुबीजी फल नहीं है, जबकि पपीता, सेब एवं अनार जो है यह बहुबीजी फल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? जो मटर होता है वो फलीदार पौधा होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? तो जो अंतःफलवृत्ति एवं मध्य फलवृत्ति होता है उसको जो है केले का खाने वाला यह हिस्सा होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल एवं फल देता है? तो जो केला होता है वो केवल एक ही बार अपने जीवन काल में फूल एवं फल देता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, डैश पादप का एक वर्दी भाग नहीं है। तो जो फल होता है वो पादप का वर्दी भाग नहीं होता है, जबकि पत्ती, जड़ एवं तना जो है पादप का वर्दी भाग होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, पादप कायिका वाष्पोत्सर्जन से है। गार्ड कोशिकाओं में डैश प्रवाहित होने पर वे फूल जाती हैं एवं एस्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। तो यह जो पानी होता है वह कोशिकाओं में जब भरता है, प्रवाहित होता है, तो जो फूल होता है वो फूल जाता है और जो एस्टोमेटा होता है वो खुल जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, पौधे डैश द्वारा आंतरिक जल से छुटकारा पा सकते हैं। तो पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन द्वारा आंतरिक जल से छुटकारा पा सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वाष्पोत्सर्जन डैश के कारण होता है? तो रंध्र के कारण वाष्पोत्सर्जन होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पौधों में वाष्प के रूप में जल की हानि क्यों हो जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन के कारण जो है वो हानि हो जाता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पौधे की पत्तियों में मौजूद रंध्र के माध्यम से होने वाली जल हानि को क्या कहा जाता है? तो उसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन डैश द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं।
वन जो है वाष्पोत्सर्जन द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। जो उच्च आर्द्रता की जब स्थिति पैदा हो जाती है तो उस समय वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पौधे की पत्तियों से पानी का वाष्पोत्सर्जन क्यों होता है? तो ट्रांसपेरेंशन के लिए होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। तो वाष्पोत्सर्जन है ये इसमें मदद करता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रकाश संश्लेषण से है। पहला प्रश्न है, गन्ने के पौधे डैश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी प्रवर्तकों में से एक हैं। तो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले गन्ने के पौधे जो है प्रभावी परिवर्तकों में से एक हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसकी आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में शामिल है। क्या क्या शामिल है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और पानी चाहिए, तभी प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण का जो दर है वो अधिकतम होता है। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है? तो कैक्टस का जो तना होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति से होता है। किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करता है? तो जो हरा रंग का होता है वो सबसे कम प्रभावित करता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है? तो क्या है ऊर्जा मापन की इकाई है? ये जो है एटीपी होना चाहिए। इसका सही आंसर एटीपी होना चाहिए। एटीपी है इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में ऊर्जा का अनंतिम स्रोत क्या है? तो पौधों में ऊर्जा का अनंतिम स्रोत जो है वो सूर्य का प्रकाश है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है जिसे पौधे की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रहण के रूप में उपयोग किया जा सके? तो कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है, जल एवं ऑक्सीजन का निर्माण होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो इस सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है पौधों के पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भागों में भी होते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। तो स्वचालित जो है परपोषित पोषण की पद्धति नहीं है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है यह जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु से में मुक्त होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो है ऑक्सीजन वायु में मुक्त होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो यह जो है वह पानी से आता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो फोटोसिंथेसिस के केल्विन साइकिल्स के स्तर पे ग्लूकोज का निर्माण होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किस पे निर्माण होता है? तो केल्विन साइकिल के स्तर पे निर्माण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, फाइटोक्रोम का एक प्रशांत रूप है। तो P660 जो है वो फाइटोक्रोम का एक प्रशांत रूप है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो जो ऑक्सीजन होता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं होता है, जबकि सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हम जल को भी संलयन कर लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक नहीं है। तो O2 जो है वो आवश्यक नहीं होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? हरी पत्तियों में जो है क्लोरोफिल मौजूद होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे में शर्करा का सामान्य प्रवाह रूप क्या है? तो पौधे में शर्करा का सामान्य प्रवाह रूप जो है सुक्रोज होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन रेस्पायरेशन डैश ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेवार होता है। तो जो ऑक्सीशोषण होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑक्सीजन के मदद से यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, O2 का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन किसमें होता है? तो O2 का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा होता है? तो जीव विज्ञान में कोशिकाओं की ऊर्जा को हम लोग ATP के नाम से जानते हैं, एडिनो ट्रायोसिन फॉस्फेट के नाम से जानते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है? तो वायु श्वसन के दौरान जो है, एरोबिक एयर रेस्पायरेशन के द्वारा जो है बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो जो श्वसन की प्रक्रिया है उसमें ऊष्मीय ऊर्जा जो है निर्मित होती है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो जो श्वसन होता है वह रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विघटित होता है? तो ग्लूकोज जो है पायरुवेट में विघटित होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? तो जो अवायवीय जीव होते हैं वो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे में परिवहन। इसका पहला प्रश्न है, पौधे द्वारा प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पौधों को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? तो पौधों को नाइट्रोजन की प्राप्ति मिट्टी से होती है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेवार होता है? तो जाइलम जो है वो जल के परिवहन के लिए जिम्मेवार होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो पौधे में जो फ्लोएम होते हैं वह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है सक्रिय परिवहन कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह क्या कहलाता है? तो उसको परासरण के नाम से जानते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट जो है वो मुक्त नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है एवं जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर यह घटती जाती है? तो जो ऑक्सिन होता है वह जो है पौधों के शीर्ष पर उसकी सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेवार करता है? तो जो एब्सिसिक एसिड होता है वह इसके लिए जिम्मेवार होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तनों के विकास में मदद करता है? तो पौधों के तने के विकास में जो है जिब्रेलिन मदद करता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? तो जो ऑक्सिन है वो पादप हार्मोन्स है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
फाइटो हार्मोन्स क्या है? तो फाइटो हार्मोन्स जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, डैश हार्मोन्स के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। तो ऑक्सीन के कारण जो है पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो जिबरेलिन अम्ल के द्वारा जो है ये बौनापन को नियंत्रित किया जा सकता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। तो वृद्धि हार्मोन जो है हमेशा विकास प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो है वो क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। AIIIAA सही आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन्स नहीं है? तो जो ऑक्सीन होता है वो जानवरों में नहीं पाया जाता है, जबकि इंसुलिन, थायरॉक्सिन एवं एड्रेनालिन जो है वो सभी जानवरों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है। तो जो साइटोकाइनिन है वो कोशिका विभाजन से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, G18 का उत्पादन डैश में होता है और इसे जाइलम में डैश तक पहुंचाया जाता है, जहां यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जड़ें एवं टहनी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? तो जो ऑब्सेसिक अम्ल होता है वह रंध्रों के बंद होने एवं पत्तियों के गिरने में मदद करता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? तो ऑब्सेसिक एसिड जो है वो वृद्धि को रोक देता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पौधे में साइटोकाइनिन डैश होता है। तो साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन में सहायक होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, डैश कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो कोशिका विभाजन को कौन बढ़ावा देता है? तो साइटोकाइनिन्स जो है वो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश पौधों में कोशिका वृद्धि एवं कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। तो साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका वृद्धि को बढ़ावा देता है। सही आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अभी इसके ऊपर हम लोग इसका डिस्कशन किए हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन्स जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुक जाता है क्या कहलाता है? उसको ऑक्सिन के नाम से जानते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश पादप हार्मोन्स नहीं है। तो जो एड्रीनेलिन है वो पादप हार्मोन्स नहीं है, जबकि जंतु हार्मोन है। इसके साथ ही ऑक्सिन, जिब्रेलिन एवं एब्सेसिक एसिड, ये सभी क्या है? ये सभी पादप हार्मोन्स हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है पादप गतियाँ। पहला प्रश्न है, सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है कि सूर्य जिस तरफ होता है, सूरजमुखी की जो पुष्प होता है उसी तरफ मुड़ जाता है। इसको हम लोग फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, अनुवर्तक अधिकांशतः दर्शाता है। अनुवर्तक जो है किसी पौधे का दिश्यतात्मक विकास को दर्शाता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, फोटोट्रॉपिज्म का क्या अर्थ होता है? फोटोट्रॉपिज्म का अर्थ होता है पौधे की प्रकाश की दिशा में बढ़ना फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, पौधे के किसी भाग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है धनात्मक अनुवर्तक, प्रकाशानुवर्तक कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जब पौधे की भाग की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती क्रिया कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो ऊपर एवं नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, अगला जो टॉपिक है हमारा पौधों में प्रजनन, इसको हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।